हेलो बच्चों, मैं स्मिता विजयवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई करेंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 की केमिस्ट्री। और क्लास 10 केमिस्ट्री में हमारा चैप्टर चल रहा था केमिकल काइनेटिक्स। इसी को ही आगे हम आज कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए बच्चों, केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर हमने लास्ट लेक्चर में से पहले स्टार्ट कर लिया था। काफी सारे टॉपिक हमने यहाँ पर पढ़ लिए। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर हमने रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज इंस्टेंटेनियस रेट के बारे में बात कर, इंट्रोडक्शन नीड ऑफ काइनेटिक्स के बारे में बात कर ली थी। ठीक है, ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ रिएक्शन पढ़ लिया था। अब हमें इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो जो हम स्टार्ट करेंगे आज इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन को पढ़ना। ठीक है, फिर हाफ लाइफ, फैक्टर अफेक्टिंग रेट, इनके बारे में बात करेंगे। चलिए, एक बार आप देख लीजिए बच्चों, जो जो टॉपिक्स हमने अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिए थे। तो ऑर्डर निकालना भी हमने देख लिया था, कैसे रिएक्शन का ऑर्डर हम फाइंड करेंगे। ठीक है, इंटीग्रेटेड रेट लॉ, चलिए यहीं से हम बात कर रहे थे। इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर रिएक्शन ऑफ वेरियस ऑर्डर, इनके बारे में हम बात कर रहे थे। यहाँ पर हमने रिएक्शन का रेट, सॉरी, यूनिट के बारे में बात कर ली थी। ठीक है, अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो यूनिट क्या है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है तो यूनिट क्या है। तो यहाँ पर हमने देख ली थी, इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी रिएक्शन का, कोई भी ऑर्डर की रिएक्शन है, चाहे वो फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है, थर्ड ऑर्डर है, जीरो ऑर्डर है, कोई भी रिएक्शन है, इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, रिएक्शन का यूनिट निकाल सकते हैं। जैसे एन अगर जीरो, एन यानी कि फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो यूनिट ये होगी, फर्स्ट ऑर्डर की यूनिट ये होगी, सेकेंड ऑर्डर की यूनिट ये होगी, थर्ड ऑर्डर की यूनिट ये होगी। ऐसे ही आप आगे भी क्या कर सकते हैं, यूनिट फाइंड कर सकते हैं। ठीक, चलिए, तो हम बात कर रहे थे जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में। स्टार्ट करते हैं। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, चलो एक रिएक्शन से समझते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। तो मान लो ये एक रिएक्शन है। चलो, ये कोई रिएक्शन है, मान लो ये रिएक्शन हो रही है सनलाइट की प्रेजेंस में। इसे क्या कहेंगे, एक फोटोकेमिकल रिएक्शन। क्या है ये, फोटोकेमिकल रिएक्शन है। अब अगर हम यहाँ पर देखें, ये रिएक्शन कैसे हो रही है, जब सनलाइट इसमें पड़ रही है तो रिएक्शन हो रही है। मान लो हमने कोई बंद रूम है, यहाँ पे सनलाइट है ही नहीं, वहां पर हम करेंगे क्या, HBr बनेगा? नहीं बनेगा, क्योंकि सनलाइट है ही नहीं। ठीक है, ठीक है। तो मान लो अगर हम क्या कर रहे हैं, इसके 10 मोल ले लेते हैं, इसके 10 मोल ले लेते हैं, और सनलाइट यहाँ पर देते ही नहीं है, सनलाइट देंगे नहीं, तो आगे रिएक्शन होगी? नहीं होगी। ठीक, क्या होगी, रिएक्शन नहीं होगी। इसके 100 मोल ले लो, इसके भी 100 मोल ले लो, इसके 1000 मोल ले लो, इसके भी क्या ले लो, 1000 मोल ले लो। तो क्या आगे रिएक्शन होगी? रिएक्शन आगे नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हमने सनलाइट दी ही नहीं। यहाँ पर ये कंसंट्रेशन जो है, ये जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है, इस पर रेट डिपेंड कर ही नहीं रहा। ठीक है, किस पर डिपेंड कर रहा है, सनलाइट पर। अगर सनलाइट है तो रिएक्शन का रेट, रिएक्शन होगी, सनलाइट नहीं है तो रिएक्शन नहीं होगी। तो ऐसी रिएक्शन हमारी फोटोकेमिकल रिएक्शन। और ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, यहाँ पर भी रेट जो है वो क्या है, कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता। अब हमने 100 मोल ले लिए, 50 मोल ले लिया, 1000 मोल ले लिए, ठीक है, उस पर डिपेंड नहीं कर रहा। रेट किस पर डिपेंड कर रहा है, रेट डिपेंड कर रहा है लाइट की इंटेंसिटी पर। लाइट की इंटेंसिटी क्या है? ठीक है, तो यहाँ पर हम देखें, जैसे हमने पढ़ा था ना कि रेट जो है वो डिपेंड करता है कंसंट्रेशन पर। लेकिन यहाँ पर कंसंट्रेशन क्या है, जीरो। कंसंट्रेशन पर ये डिपेंड ही नहीं करेगा। ठीक है, कंसंट्रेशन पर रेट डिपेंड नहीं करेगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या, कैसे रिएक्शन होती है, इन दिस रिएक्शन, in this
ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन concentration of reactant। रेट जो है रिएक्शन की कंसेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, रेट इक्वल्स टू के कंसेंट्रेशन क्या है 0, तो रेट क्या है, ठीक। तो ये होती है जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अगर हम यहाँ पर यूनिट की बात करते हैं, यूनिट कैसे फाइंड करेंगे, देखो मोल लीटर इनवर्स 1 माइनस एन सेकेंड इनवर्स। ठीक है, तो एन क्या है 0 है। ठीक है, तो 0 रखेंगे एन की वैल्यू, एन की वैल्यू हो गई 0, ये हो गया मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स होगी इसकी यूनिट। तो यहाँ पर जो रेट है वो डिपेंड किस पर कर रहा है, यहाँ पर जो रेट है वो डिपेंड कर रहा है इंटेंसिटी ऑफ लाइट पर। ठीक है, किस पर कर रहा है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, थोड़ा बहुत समझ में आया। एक और एग्जांपल देखते हैं, उससे और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। फिलहाल आप इतना नोट कीजिए। चलिए, तो एक और एग्जांपल की बात करते हैं। दूसरा एग्जांपल है decomposition of gases on metal surface। जैसे यहाँ पर HI गैस गोल्ड सरफेस पर, ठीक है, डिकम्पोज होती है और H2 प्लस I2 बना। तो यहाँ पर क्या है, ये डिपेंड किस पर, यहाँ पर जो है रिएक्शन का रेट किस पर डिपेंड कर रहा है, कंसंट्रेशन पर बिल्कुल नहीं। किस पर डिपेंड कर रहा है, गोल्ड के सरफेस एरिया पर। गोल्ड का सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का रेट उतना ही ज्यादा होगा। तो यहाँ पर जो रेट ऑफ रिएक्शन है इज independent of concentration of reactant। ठीक है, और किस पर डिपेंड कर रही है, जो रेट ऑफ रिएक्शन है डिपेंड ऑन सरफेस एरिया ऑफ गोल्ड। गोल्ड का सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा, रिएक्शन उतनी ही ज्यादा उसका रिएक्शन का रेट होगा। डिपेंड ऑन सरफेस एरिया ऑफ गोल्ड। ठीक, किस पर डिपेंड कर रही है, गोल्ड के सरफेस एरिया पर डिपेंड कर रही है। जैसे मान लो ये क्या है, गोल्ड का सरफेस एरिया, सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा, मान लो सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा HI यहाँ पर आएंगे। ठीक, तो किस पर डिपेंड कर रहा है, सरफेस एरिया पर।
क्लियर है? समझ में आया थोड़ा बहुत? तो यहाँ पर जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में दो तीन चीजें हमने समझी कि ये कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता, पहली चीज। ठीक है, जैसे फोटोकेमिकल रिएक्शंस हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन इसका एग्जांपल, जैसे इंटेंसिटी ऑफ लाइट पर ये रिएक्शन डिपेंड कर रही है। कंसंट्रेशन क्या है, इससे क्या है, इंडिपेंडेंट है। ठीक, कंसंट्रेशन पर डिपेंडेंट नहीं है। दूसरा, जैसे हमने यहाँ पे डिकम्पोजिशन रिएक्शन देखी, ये किस पर डिपेंडेंट है, सरफेस एरिया ऑफ गोल्ड पर डिपेंडेंट है। ठीक है, तो इतना बस आपको समझ में आना चाहिए। अब हम इसके काइनेटिक्स के बारे में बात करेंगे, फिलहाल आप इतना नोट कीजिए, फिर काइनेटिक्स देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो काइनेटिक्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, या हम कहते हैं इंटीग्रेटेड रेट लॉ, के बारे में बात करते हैं। चलो, सिंपल है। कोई रिएक्टेंट ए, इससे बन रहा है प्रोडक्ट पी या कोई भी प्रोडक्ट। तो जैसे हमने रिएक्टेंट प्रोडक्ट की रिएक्शन देखी थी ना, पहले देखी थी, कोई रिएक्टेंट था आर जिससे बन रहा था प्रोडक्ट। तो हमने क्या कहा था कि जब टाइम क्या है, एट टाइम क्या है, जीरो, यानी कि अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है, तो रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो पूरी रहेगी। रहेगी, मान लो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है ए, तो ए पूरी रहेगी, प्रोडक्ट क्या रहेगा अभी, जीरो, क्योंकि अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है। किसी टाइम टी पर रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है, ठीक है, रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो गई है, चेंज हो गई है। मान लो a माइनस एक्स हो गई, तो यहाँ क्या बना, x बना। और जब t इनफाइनाइट है तो रिएक्शन क्या हो गई, कंप्लीट, तब ये हो गई जीरो, तब ये हो गई a। ठीक है, तो हमें यहाँ पर केवल बात करनी है एट टाइम t वाली की। ठीक है, एट टाइम t पर क्या होगा। तो एट टाइम t की अगर हम बात करें, मान लो a की जगह हम इसे a मान लेते हैं, तो टाइम t पर क्या होगी इसकी कंसंट्रेशन, at, है ना, इसे a नॉट मान लेते हैं, और टाइम t पर इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, at। ठीक है, तो इसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। चल, जो हमने स्टार्टिंग में देखा था जब हम रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बात कर रहे थे बच्चों। चलिए, तो इनिशियल कंसंट्रेशन ए नॉट, यानी कि टाइम जब जीरो है, कंसंट्रेशन क्या है ए नॉट, और टाइम टी पर, यानी कि एट एनी टाइम टी पर इसकी कंसंट्रेशन क्या है ए टी। अगर हम इसका डिफरेंशियल रेट लिखते हैं तो बहुत इजी है। डिफरेंशियल रेट हम कैसे लिखते थे, माइनस डी, ए टी के लिए लिखना है तो ए टी बाई डी टी, ये हो गया। वहीं अगर इसका रेट लॉ लिखना है तो रेट लॉ तो और भी इजी है, आर इज इक्वल्स टू के ए टी, और कंसंट्रेशन ऑर्डर क्या, एन क्या है इसका, जीरो, क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, ऑर्डर जीरो ही है, तो ये हो जाएगा जीरो, यानी कि रेट किसके बराबर आ जाएगा, के बराबर। ठीक है, ये सभी हमने कहाँ पर पढ़ा है, अभी यहाँ पर पढ़ा है ना ये सभी। ये क्या है, कंसंट्रेशन पर डिपेंडेंट है ही नहीं। कि आप क्या कर लो, इसको हाईलाइट हमसे कर लेते हैं कि रेट क्या है, के बराबर है, यानी कि ये क्या है, कंसंट्रेशन पर डिपेंडेंट है ही नहीं, क्योंकि ये तो क्या हो गया ऊपर जीरो, क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, ऑर्डर क्या है, जीरो ही है। ठीक है, यहाँ पर कोई चौंकने वाली बात नहीं है, बहुत इजी सा ये है। तो इस तरीके से देखो, रेट हम लिख लेंगे सिंपल सा, रेट लॉ की फॉर्म में भी लिख लेंगे आसानी से, इजी है ये। इजी है ये। चलो, तो इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इसे मान लेते हैं इक्वेशन 2। ठीक है, रेट किसके बराबर है, के बराबर। चलो, अब इन दोनों को क्या करेंगे, बराबर में रखेंगे, फिर आगे सॉल्व करेंगे। फिलहाल आप इतना नोट कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनको हमने बराबर में रख दिया है। अब इस dt को, देखो ये तो कंसंट्रेशन क्या है, ये तो है जीरो, यहाँ पर आ गया के, dt चला जाएगा के साथ, तो ये हो गया माइनस के dt। अच्छा, अब हम करेंगे इनका इंटीग्रेशन।
डी ए टी का इंटीग्रेशन अगर हम करें तो क्या आएगा, ए टी, जैसे हमने फिजिक्स में पढ़ा है ना, फिजिक्स में भी हम पढ़ते हैं, आप लोगों ने पढ़ लिया होगा अभी तक कि डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, फिजिक्स मैथ्स आपने पढ़ा है अच्छे से, डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या है, एक्स। वैसे ही डी ए टी का इंटीग्रेशन क्या है, ए टी। और के डी टी का इंटीग्रेशन, के तो देखो कांस्टेंट है तो माइनस के आ गया बाहर, और डी टी का इंटीग्रेशन है टी, और यहाँ पर आ गया सी। सी क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ध्यान रखना है। अब हमें क्या करना है, ये सी फाइंड करना है, ठीक है। ठीक, चलो तो एट टाइम टी पर, जब टाइम टी था तो ए टी की वैल्यू कितनी थी, देखो हमने देखा है ना यहाँ पे, जब टाइम क्या है, 0 है, तो टाइम टी पर हुआ है ए टी, तो ए नॉट ए टी बना है कब, टाइम टी पर। तो जब टाइम 0 था, जैसे हमने यहाँ पर देखा एट टाइम 0, जब टाइम 0 है तो ए टी क्या है, देखो जब टाइम 0 है तो ए टी क्या है, ए नॉट है, टाइम टी पर ए टी क्या है, ए नॉट, तो वही यहाँ पर लिखा गया है, ए टी क्या हो गया, टाइम टी पर हो गया है ए नॉट। तो हमें क्या करना है, सिंपली इस वैल्यू को इसमें क्या कर लेना है, पुट कर लेना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर ये पुट कर लेंगे इस वैल्यू को, देखो ए टी इज इक्वल्स टू ए नॉट, यहाँ पर जब हम पुट करते हैं तो ए टी की जगह पर क्या आ जाता है, ए नॉट इज इक्वल्स टू माइनस के टी, तो टाइम तो 0 है तो ये वाला तो पूरा टर्म हट जाता है, तो ए नॉट इज इक्वल्स टू सी, यानी कि ए नॉट की वैल्यू, सी की वैल्यू क्या है, ए नॉट। फिर हम क्या करेंगे, इस सी की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर लेंगे, सिंपल है। चलो पहले आप इतना नोट कर लीजिए, आप खुद से भी कर सकते हैं। आप क्या करेंगे, इस वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे, इस वैल्यू को यहाँ पुट करने पर आपको सी की वैल्यू मिल जाएगी, सी की वैल्यू मिल जाएगी। सी की वैल्यू को आप अगेन इक्वेशन 3 में क्या करेंगे, पुट करेंगे, तो आपको जो है यहाँ पर पूरा क्या मिल जाएगा, जो हम यहाँ पर सॉल्व करना चाह रहे हैं, ठीक है, काइनेटिक्स, ठीक है, वो आपको पूरा यहाँ पर मिल जाएगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन की। तो चलिए इतना पहले आप नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए तो आगे हमने सेम किया, इस वैल्यू को पुट किया और ए नॉट की वैल्यू क्या आ गई, सी की वैल्यू आ गई ए नॉट, ठीक है। तो सी को हम कहाँ रख देंगे, इक्वेशन 3 में। हमारे पास क्या इक्वेशन बनती है, ए टी इज इक्वल्स टू, अच्छा ए टी इज इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस सी, ये है इक्वेशन 3, इसमें हम पुट करेंगे, क्या मिलता है हमें, देखो ए टी तो एज इट इज है, के टी एज इट इज है, और सी की जगह पर क्या आ जाएगा, ये वाली वैल्यू है ना, ये जो ए नॉट इज इक्वल्स टू सी है, तो ये आ गई यहाँ पर वैल्यू। इसको हम थोड़ा अरेंज करके लिखेंगे तो आ जाएगा ए टी इज इक्वल्स टू ए नॉट माइनस के टी। ए टी क्या है, टाइम टी पर जो कंसंट्रेशन थी, ए नॉट क्या है, इनिशियली जो कंसंट्रेशन थी, के तो हम जानते हैं रेट कांस्टेंट, और टी क्या है, टाइम, ठीक है। इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो ये क्या है बच्चों, इंटीग्रेटेड रेट लॉ है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, क्या है, ए टी इज इक्वल्स टू ए नॉट माइनस ए टी, ये आपको ध्यान रखना है, क्लियर। इस फॉर्मूला पर, यानी कि ये जो लॉ है, इस पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस हमें करने हैं। फिलहाल को आप इतना नोट कीजिए, इतना ध्यान रखिए, ठीक है, नोट कीजिए इसे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब इसमें ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। तो ग्राफ यहाँ पर बच्चों एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है। अगर हम देखें, पहले यहाँ से अलग कर लेते, देखो ग्राफ बनेगा किसके बीच में, अगर हम ए टी की बात करें तो ए टी क्या है, वेरिएबल है ना, चेंज हुआ है ना, ए नॉट था फिर ए टी बना। अगर हम ए नॉट की बात करें तो ए नॉट कांस्टेंट वैल्यू, क्योंकि ए नॉट अब चेंज नहीं होगा, क्योंकि मान लो हमने कोई रिएक्शन की, हमने 10 मोल लिए, ठीक है, अब फिर हम दोबारा से उसमें मोल थोड़ी ना ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, कांस्टेंट है, के तो नाम से ही कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट। और टी क्या है, टी तो चेंज होता रहता है, टी क्या है बच्चे, यहाँ पे वेरिएबल है, ठीक है। तो ग्राफ बनेगा किसका, ए नॉट और के के बीच, सॉरी ए नॉट और टी, ए टी और टी के बीच, ठीक है। तो चलो ए टी यहाँ पर वेरिएबल है, के कांस्टेंट है, टी वेरिएबल है, और ए नॉट क्या है, कांस्टेंट। जो कांस्टेंट है उन पर तो ग्राफ बनेगा नहीं, ग्राफ किस पे बनेगा, जो वेरिएबल है, जैसे कि ए टी और टी का ग्राफ बनेगा, कैसा बनेगा, y इक्वल्स टू
माइनस एम एक्स प्लस सी टाइप ग्राफ बनेगा और एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा कुछ इस तरीके से। आप ध्यान से इसको देख लीजिए। क्या बनेगी, स्लोप क्या होगी इसकी, एक नेगेटिव स्लोप है। स्लोप क्या है, माइनस की, नेगेटिव स्लोप। ठीक है, ये वाला ये जो एरिया है पूरा, ये क्या है, ए नॉट। ये क्या है, टाइम, और ये क्या है, ए टी। ये बनेगा हमारा फाइनल ग्राफ। चलिए, क्लियर है। तो काफी इजी ये था। अभी हमें बस ध्यान रखना है ए टी इज इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस ए नॉट। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। ये क्या है, माइनस के टी, माइनस के टी प्लस ए नॉट। क्लियर है, नोट कीजिए इतना। चलिए बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ, ये सब डिस्कस करेंगे हम अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।